Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिजियोलॉजी में हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया, सर्कुलेशन अवंतिका मैम ने स्टार्ट करा है। तो मैं आज जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है नर्वस सिस्टम, जो कि आपका यूनिट 7 है। यूनिट 7 को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। हमको पता है कि हमारी बॉडी में कई सिस्टम्स हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसी तरीके से एक ये भी सिस्टम है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो है, ये हालांकि सारे ही प्रोसेसेस जो हैं, सारे ही चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बट ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम क्या करते हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, कब क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। मान लीजिए कि हम बैठे हैं, अभी बैठे बैठे कोई आए बगल से हमें एक चमाट लगा दे, तो हम क्या करते हैं, हमारा तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन आता है, उस पे तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन कौन हेल्प कर रहा है वो सब काम होने में, उस पर रिस्पॉन्ड करने में, किसी भी सिचुएशन में या कुछ भी हो रहा है उसमें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प कौन कर रहा है? रिस्पॉन्ड करने में हमें हमारा नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। हमारा ये जो दिमाग है और ये जो पूरी बॉडी है, इसको एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कराने में कौन हेल्प करता है? इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कराने में हमारा नर्वस सिस्टम ही हेल्प करता है। जिसका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है, वो कंट्रोल मतलब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम वो इंसान नहीं कर पाता है, या जो भी हो, वो एनिमल जो होगा, वो लिविंग बीइंग्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं। हमारी सारी चीजें, हमारा हाथ हो जाए, पैर हो जाए, या हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल फंक्शन है, या आप ये सोचिए डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन, कोई भी प्रोसेस हो रही है, उसमें हार्मोन्स को रिलीज करना है, कब किस हार्मोन्स की जरूरत है, कब वो ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, कब सिक्रीट कम हो रहा है तो उसके सिक्रीशन को बढ़ाना है। आखिर ये सारी चीजें हमारी इस बॉडी में जितनी भी चीजें हो रही है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, इनको कौन मैनेज कर रहा है? इनको मैनेज कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। तो इसी नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, क्या क्या डिटेल है इसका, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं वो सिस्टम, नर्वस नाम से समझ में आ रहा होगा, नर्व्स, इसमें कुछ नर्व्स का काम है। ठीक, ये हमारी बॉडी के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा रोल किसका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कराने में? वो हमारे नर्वस सिस्टम का है। द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे एंडोक्राइन, क्योंकि जो हमारे एंडोक्राइनोलॉजी जो है, एंडोक्राइनोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वही तो डिसाइड करता है हार्मोन्स के सिक्रीशन को, या किसी भी चीज को, हमारी बॉडी में जो भी हो रहा है उसका जो जितना भी हार्मोनल रेगुलेशन है, सब हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से हो रहा है। हम कभी कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, हम बहुत काम होते हैं, किसी का नेचर ही होता है वो बहुत अग्रेसिव होता है, किसी का नेचर ही होता है काम। ये सारा गेम किसका है? ये सारा गेम हमारे हार्मोन्स का है। और हार्मोन्स को जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं वही तो सिक्रीट करते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो है, या एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो एक अच्छे तरीके से कंट्रोल मैनर में काम करे। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा नर्वस सिस्टम। तो आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी का बाप कौन है? हमारी बॉडी का बाप है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि भाई सारे सिक्रीशंस उसी के हाथ में हैं। जैसे वो सिक्रेट करेगा वैसे हम एक्ट करेंगे। लेकिन उस बाप का बाप कौन है? तो उस बाप का बाप जो है वो है हमारा ये नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बाप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और वो कौन है? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक, हम कह रहे हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन।
अब आप सोचो, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो हम कहते हैं सेल होता है। मैम, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो वो सेल से ही मिलके बना होता है। उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इज द सेल। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? वो होती है न्यूरॉन। ढेर सारे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिल करके क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक, अब हमें पता है कि हम यहाँ पे पढ़ाने आए हैं, तो हम आएंगे तो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ना। पता चला कि हम यहाँ पे आके डांस करना स्टार्ट कर दे, तो अगर हम यहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर दे तो आप लोग कहेंगे अरे यार पागल हो गई है क्या, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, इनका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है। तो एक सही कंडीशन में सही रिस्पॉन्स देना, सही तरीके से काम करना, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना। पता चला हम चाहते हैं कि भाई हमारा हाथ उठे, हमें इस बोर्ड पे लिखना है, तो जब हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे हैंड को वर्क करना पड़ेगा। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा हैंड काम करे काम करे काम करे, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स क्या कि हमारा नर्वस सिस्टम सही नहीं है, कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट को हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक, हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, और which carry electrical signal from one part to another part, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल्स को लेकर के जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में लेकर के जाता है। अब हम क्या करें, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहे पढ़ाते पढ़ाते और यहीं पे कोई पॉइंटेड चीज रखी हो, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा पैर उस पर चला जाए, तो मेरा पैर उस पर जब चला जाएगा उस पॉइंटेड चीजें पे, तो वो हमें धसेगा, और वो हमें धसेगा तो ऐसा तो नहीं हमें बड़ी मजा आएगी, हम उसी पर रखे रहेंगे, पैर रखे रहेंगे, नहीं ना। हम तुरंत क्या करेंगे, फटाक से अपने पैर को पीछे खींच लेंगे। कोई हमें आकर के चमाट मारता है तो हम क्या करते हैं, फटाक से अपने आप को बचाने के लिए हमारा हाथ ऐसे आ जाता है। जब मम्मी लोग आती हैं कुछ भी लेकर के मारने के लिए, तो फटाक से हमारा हाथ उठता है और हमारा हाथ उठ करके ऐसे लग जाता है अपने डिफेंस सिस्टम में। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सिग्नल्स मिल रहा है ना कि हाँ भाई होने वाला है, अपने आप को बचा लो, या तुम्हें कुछ चुभ रहा है, इससे तुमको नुकसान हो सकता है, तुम अपने आप को बचा लो। अपने आप को कैसे बचाओगे, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करो। जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट तुम रिस्पॉन्स शो करो, और वहां पे रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स यही होगा कि हम अपने पैर को पीछे खींच ले। तो यही क्या हो रहा है कि ये न्यूरॉन का काम है, और ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलकर के हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल्स के ट्रांसमिट को। मान लीजिए हाथ है, हाथ से सिग्नल स्टिमुलाई यहाँ पे है, तो यहाँ से सिग्नल पहले जाएगा ब्रेन सीएनएस तक हमारे, फिर उस सीएनएस से वो क्या करेगा कि आएगा। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज सीएनएस एंड व्हाट इज पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। तो आपको नाम से भी तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रल नाम लिखा हुआ है तो क्या हो सकता है। अब देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हमारा नर्वस सिस्टम, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द वन इज सीएनएस, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। ठीक है, एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से क्या समझ में आ रहा है, कुछ सेंटर की बात हो रही है, कुछ सेंटर की बात हो रही है, तभी तो नाम हो गया है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन सेंटर में है एकदम, और वहीं से ऐसे लगा हुआ स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा। ठीक, तो ये भी सेंटर में है और ये भी सेंटर में है, तो दोनों सेंटर में है, और इन्हीं को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन होता है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही बहुत डेलिकेट होते हैं। दोनों इतने डेलिकेट होते हैं कि इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ गई। जितने हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इन सबको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन। हाँ, और इम्पोर्टेंट भी है भाई। अब पता चला किसी का दिमाग ही नहीं है तो कैसे काम चलना है, नहीं चलना है।
हार्ट काम नहीं कर रहा है तो कैसे काम चलना है, तो भी नहीं चलना है। लंग्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है और इतने डेलिकेट है कि इनको हमको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देना पड़ता है कि भाई इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला, इसको कैसे भी करके बचा के रखना है। तो क्या होता है कि हमारी ये जो खोपड़ी है जिसपे हम मारते हैं टन 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 आवाज आती है, इसी खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन है। ये इतना मजबूत क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दे पाए। फिर बात आती है कि मैम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक तार की तरह, आप समझ लो एक पतली सी रस्सी की तरह होता है, ठीक है। और उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? उसको प्रोटेक्शन देता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये बीच में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? एक तो आपका ब्रेन आ जा रहा है और आपको ब्रेन के बारे में पता ही होगा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? कनेक्ट्स ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका काम होता है कि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके रखे, ठीक। इसका काम है कि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके रखे। फिर आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब फिर से देखिए, नाम से आप समझ सकते हो। ऑटोनॉमिक, हम कहेंगे कि पेरिफेरल में जो दो हम पढ़ रहे हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, ये दोनों में क्या होंगे? एक वॉलेंट्री होगा, एक इनवॉलेंट्री होगा। इनवॉलेंट्री बोले तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप काम करेगा। जो अपने आप काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक कहते हैं ना। अरे यार ये तो ऑटोमेटिक हो गया, अपने आप ही काम कर रहा है। तो सेम उसी तरीके से ऑटोनॉमिक, नाम से समझो, ऑटोनॉमिक, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक से। तो अगर ये ऑटोमेटिक है, दैट मीन्स कि हम कंट्रोल कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये इनवॉलेंट्री, तो जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है हमारे बॉडी का, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक। और जो वॉलेंट्री फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमस से या ऑटोमेटिक से आप याद कर लो। ऑटोमेटिक मतलब जो अपने आप हो रहा है, हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। अब बताओ कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन हम चाह रहे हैं, मान लो कि हमको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, कहीं दूर जाना है और हम बहुत आलसी टाइप के एकदम स्लगिश आदमी हैं। हमें क्या, हमारा कहना है कि भाई अभी अगर खाना खा लिया तो डाइजेशन हो करके कुछ टाइम बाद तो खाली हो जाके फिर भूख लग जाना है। हम चाहते हैं यार नहीं, अभी खाना खा लिया, यही खाना दिन भर रहे। हम खाना खा तो लिए लेकिन फिर हम चाहेंगे कि हमारा डाइजेशन ना हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने खाना खाया बट मैं चाह रही हूँ कि मेरे फूड का डाइजेशन अभी ना हो? क्यों? क्योंकि मुझे सारा दिन बाहर रहना है, तो मैं चाह रही हूँ कि सारा दिन इसी खाने से मेरा काम चल जाए। इसलिए यार डाइजेशन अगर नहीं होगा तो वो खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मुझे भूख लगेगी नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे विल से नहीं होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। खाना गया है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वी कांट कंट्रोल। हम सर्कुलेशन क्या जब चाहते हैं तब हो, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा? नहीं ऐसा। आइज ब्लिंक क्या जब हम चाहते हैं तभी आइज ब्लिंक करती है? नहीं, वो अपने आप होती रहती है। हार्ट जो है वो उसकी जो बीट करता है वो भी इनवॉलेंट्री। तो जो सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहे, वो अपनी इच्छा से हो रहे हैं, वो सारे आ जाएंगे इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और बाकी जो बचा जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे जो मैंने किया है, इसको मैं इरेज कर दूं। ये मेरे विल के कंट्रोल में भाई, मैं नहीं चाहूंगी, अब मैं नहीं चाह रही हूं, मैं अरे यार इरेज हो जाओ प्लीज। तो क्या ये इरेज होगा? नहीं, जब तक कि हम चाहेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। हाथ ऐसा तो है नहीं कि हम खड़े रहते तो हमारा हाथ उठता रहता है, गिरता रहता है, उठता रहता है, गिरता रहता है, नहीं होता है ना।
जब हम चाहते हैं तभी हम इसको उठाते हैं, जब हम चाहेंगे तभी हम इसको नीचे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप होता रहता है। अपने आप होता रहता है तो पता चला कि दिन भर हम ऐसे ही ऐसे करते रह जाते। ठीक, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, वो आते हैं जो हमारे विल के कंट्रोल में हैं, कुछ वॉलेंट्री एक्शंस आते हैं। फिर आता है इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये क्या करता है, अराउजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी। इसको हम फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन भी बोलते हैं। यहां पे जो होता है ये फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन वाला काम होता है। फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन जैसे कि आप समझ लो कि आप कॉलोनी में निकले हो, ठीक, अब आपको क्या हो, कुछ कुत्ते दौड़ा ले। अब कुछ कुत्ते जब दौड़ाएंगे तो आपके पास दो ही केस है, दो ही रास्ता है, या तो आप उन कुत्तों को मार के भगाओ या तो आप खुद भाग लो। या तो फाइट करो या तो फ्लाइट करो, वहां से भगो या लड़ो। आपकी लड़ाई हो जाए किसी से, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो और आपकी लड़ाई हो जाए किसी से, अब आपकी लड़ाई होगी तो दो ही कंडीशन है, या तो भाई तुम भी मार पिटैया करो उनके साथ या तो वहां से भाग लो। तो जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन जो होती हैं वो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। और एक बात और, यहाँ पे क्या लिखा है, अराउजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी। बॉडी को अराउज करता है एनर्जी एक्सपेंड करने के लिए, एनर्जी को खर्चा करने के लिए। अब आप सोचो, कुत्ता दौड़ाया है तो या तो आप लड़ोगे या तो आप भागोगे। आप लड़ोगे तो भी आप एनर्जी खर्चा करोगे, आप भागोगे तो भी आप एनर्जी खर्चा करोगे। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। दोनों क्या है, लड़ना भी आपका नॉर्मल कंडीशन नहीं है, भागना भी आपका नॉर्मल कंडीशन। दोनों में एनर्जी ज्यादा लगानी होगी, ज्यादा एनर्जी का यूज, भागने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए या आपको लड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन भी कहते हैं, या तो लड़ो या तो भागो, मतलब इमरजेंसी कंडीशन। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये कौन सी कंडीशन है, ये इमरजेंसी कंडीशंस है और ये हमारी एनर्जी को एक्सपेंड कराती है, खर्च कराती है। और वहीं जो उसका ठीक उल्टा पैरासिम्पैथेटिक है, ये क्या करता है, ये बॉडी को काम करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार कुत्ता दौड़ाया तुम भागना शुरू किए, भागते ही रह गए, पता चला कन्याकुमारी पहुंच गए। अरे भाई, भागना शुरू करोगे फिर देखोगे कि हाँ कुत्ता नहीं आ रहा है, अब मैं सेफ हूं, तो तुम रुक जाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि भागना शुरू कर दिए तो भागते ही रह जाओगे, भागते ही रह जाओगे, नहीं। तो ये हमारी बॉडी को काम करता है, नॉर्मल कंडीशंस में लाता है और हमारी बॉडी एनर्जी को कंजर्व करता है। अब भाई भागते ही रहोगे तो सारी एनर्जी तो खत्म हो जानी है। लेकिन अब जब जरूरत नहीं है भागने की तो क्यों भागोगे, क्यों फालतू में एनर्जी को वेस्ट करना। तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन तो थी नहीं, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाता है और हमारी एनर्जी को मेंटेन करता है, उसको कंजर्व करता है। ठीक, यहाँ पे जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे हम पहले पढ़ते थे कि हाँ वॉलेंट्री एक्शंस हो जाती हैं और एक होता है ऑटोनॉमस में इनवॉलेंट्री एक्शंस हो जा रही हैं। तो इसी में सारा हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक आ जा रहा है ईएनएस, ठीक है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इसमें एक ऐड हो गया है और वो है हमारा ईएनएस, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, ये किससे रिलेटेड होता है, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होता है, जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। इसका काम क्या होता है, जो डाइजेशन वाली प्रोसेस है, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट की जो प्रोसेस है, जो डाइजेशन वाली प्रोसेस हो रही है, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, उन सबको कंट्रोल करने वाला ये हमारा ईएनएस है। तो ये रहा एक थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू कि हाँ क्या क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस, सेंट्रल जो बीच में है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड,
पेरिफेरल नाम से समझ में आ रहा है, पेरिफेरी पे जो प्रेजेंट होंगे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में तो प्रेजेंट है, लेकिन इनसे सिग्नल्स आने जाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, नर्व्स वगैरह भी तो होने चाहिए। तो ये किससे मिलकर के बनते हैं? इनमें नर्व्स होता है, गैंग्लिया होती है, ठीक है। ये सारी चीजों से मिलकर के ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, क्योंकि भाई बीच में तो ठीक है प्रेजेंट है, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए बॉडी के हर जगह से कुछ नर्व्स भी तो होने चाहिए, कुछ गैंग्लिया। नर्व्स किसको कहते हैं? आप देखोगे जब हम अभी उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखोगे कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन एंड, मतलब एक्सोनल टर्मिनल, आप एंड वाला डेंड्रिटिक। तो जो एक्सॉन वाला पार्ट होगा, जब ढेर सारे एक्सॉन जो होते हैं वो आपस में आ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं नर्व्स। और वहीं पे अगर ढेर सारी सेल बॉडी जो होती है वो आपस में कलेक्ट हो जाती हैं, ढेर सारी सेल बॉडी एक जगह कलेक्ट हो जाती है, तो उनको हम कहते हैं गैंग्लिया। ठीक, ये रहा एक ओवरव्यू आपके नर्वस सिस्टम का। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या है और उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे हम कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल से ही मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सेल होता है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे हम कहते हैं किसी घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स पे ब्रिक्स को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके घर को तैयार करते हैं। सेम उसी तरीके से न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है न्यूरॉन। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, तो आप कह सकते हो कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नथिंग, वो क्या होता है? न्यूरॉन ही होता है। ठीक, ये क्या करता है? सिग्नल्स को जनरेट करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, उसको एक बार सीएनएस के पास लेकर के जाएगा और दोबारा सीएनएस से वापस भी लाएगा। पता चला बस सीएनएस के पास लेकर के चला गया, पता चल रहा है कि हाँ कांटा चुभ रहा है, कांटा चुभ रहा है, रिस्पॉन्स कुछ आया ही नहीं, कांटा चुभ रहा है, पता चला उंगली में छेद हो गया, तो नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब सिग्नल्स को लेकर के जाता है और सिग्नल्स को लेकर के भी आता है। It generate and transmit nerve impulse and for supporting neurons some connective tissues present in our nervous system called as neuroglia। हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होती हैं हमारी नर्वस सिस्टम में, जो हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। ठीक, आप याद कर लेना, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल, इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं, विच सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन, जो आपकी ब्रेन से सिग्नल्स को देता है और लेता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो हम कह रहे हैं कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को देता है, लेता है। अब क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से किसको? दो है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या वो डायरेक्ट ब्रेन को सिग्नल देता है? नहीं, वो किसको देता है? वो स्पाइनल कॉर्ड को देता है। ठीक, हम डायरेक्ट ब्रेन को नहीं देते हैं, हम किसको देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में हमने देखा कि हाँ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं, वहां पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, वो इनको सपोर्ट करती हैं और ये सिग्नल्स को जनरेट भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। सीएनएस के पास सिग्नल, ब्रेन के पास सिग्नल भेजते भी हैं और वहां से लाते भी हैं। ये सारा काम हमारा न्यूरॉन कर रहा है। न्यूरॉन इज ऑल्सो लाइक अ सेल, वो भी क्या है? एक सेल ही तो है, नर्वस सिस्टम में है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, इसलिए हमने उसको एक अलग नाम दे दिया है, जो नाम है उसका न्यूरॉन, लेकिन है सेल ही।
है तो सेल ही, तो जैसे हर सेल के पास कुछ चीजें होती हैं कि हाँ न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, कोई भी सेल होता है उसके पास कुछ कॉमन चीजें जरूर होती हैं जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो न्यूरॉन के पास भी होगा। तो जब सब कुछ सेम है तो क्यों हम उसको अलग कर रहे हैं और क्यों इसका काम अलग है? तो सब कुछ सेम नहीं है, अलग है, दैट मीन्स कि कुछ अलग है इसमें भी। तो देखते हैं कि क्या क्या अलग है, कैसे ये बॉडी के दूसरे सेल से ये डिफरेंट है। जो हमारा न्यूरॉन है वो हमारी बॉडी के दूसरे सेल से कैसे डिफरेंट है। तो इसके पास सबसे पहली बात क्या होती है, ब्रांच और प्रोसेसेस होती हैं। क्या हमारी बॉडी के और सेल्स के पास ब्रांचेस होती हैं? नहीं होती है, लेकिन न्यूरॉन्स के पास ब्रांचेस और प्रोसेसेस होती हैं और इन्हीं ब्रांचेस और प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। क्या कहते हैं? डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स। तो इनके पास क्या होती है, ब्रांचेस एंड प्रोसेसेस होती है। इन ब्रांचेस और प्रोसेसेस को हम डेंड्राइट एंड एक्सॉन कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हाँ न्यूक्लियस, हमको पता है कि कोई भी सेल होगा तो उसके पास न्यूक्लियस होगा, इनके पास भी है, न्यूक्लियस है, बट डज नॉट हैव सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस तो है लेकिन सेंट्रोसोम नहीं है इनके पास। That's why they can't divide। इसके लिए ये क्या करते हैं, डिवाइड नहीं कर पाते हैं, दूसरे सेल्स की तरह ये रिप्रोड्यूस या रीजनरेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है कि भाई अगर एक बार गड़बड़ हुआ तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे हमारी बॉडी में बाकी जो सेल्स है वो क्या होती है, वो रीजनरेट होती रहती हैं, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस है, साथ में सेंट्रोसोम भी है। इनके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन सेंट्रोसोम नहीं है और इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक, दे आरंट रिप्लेस वंस दे डाई। और इसीलिए एक बार ये अगर मर जाएं, अगर ये सेल्स एक बार मर जाएं, एक बार खत्म हो जाए, एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।